गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को। अपना जो लेसन चल रहा है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, इसमें हमने जो कल का पार्ट पढ़ा था उसमें देखा था भाई इतिहास का मानववादी दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, यानी इतिहास को क्यों ये कहा गया है कि भाई इंसान इतिहास से सीखता है या इतिहास अनुभवों की माता है। ठीक है, और बुद्धिमत्ता की महामाता है। इतिहास से सीख कर इंसान को बुद्धि आती है, उसको अनुभव मिलता है। आपको एग्जाम्पल दिए थे, और कौन कौन सी शताब्दी में क्या क्या युग था, वो कालक्रम जो बांटा हुआ था उसके बारे में बताया था। इसके बाद नवजागरण काल की कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ थी, उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम देखेंगे भाई विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अरबों का क्या योगदान है। यानी अरबी जो भाषा है, ठीक है, या अरबी जो विद्वान है, जो अरब के जो विद्वान हैं, उनका विज्ञान और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में क्या योगदान है, कितना इनका कंट्रीब्यूशन है। अब आता है कि अरबी ज्ञान विज्ञान, यानी यूरोप के नवजागरण में अरब लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी जब यूरोप है उसमें विशेषकर इटली का जो पुनरुत्थान हुआ था, जो नवजागरण हुआ था, इसमें जो अरब विद्वान हैं और जो अरब के जो लोग हैं, इनका भी काफ़ी योगदान बताया गया है। लेकिन ये योगदान कैसे है, इसके बारे में हम जानेंगे। भाई खलीफाओं के तत्वाधान में बगदाद इराक की राजधानी पड़ती है बगदाद, और कार्दोबा स्पेन, और काहिरा मिस्र, ये इनकी राजधानियां हैं। विद्या के केंद्रों के रूप में विख्यात हुए। यानी जो खलीफा थे, अरब के लोग हैं, वो खलीफा कहलाते हैं। लोग नहीं, वहाँ के शासक या विद्वान, उनके तत्वाधान में, उनकी मदद से, उनके सहयोग से बगदाद में, कार्दोबा में और काहिरा में विद्या के केंद्रों के रूप में ये शहर विकसित हुए। इन स्थानों पर बड़े बड़े पुस्तकालय खोले गए तथा पुराने ग्रंथों का अनुवाद किया गया। यानी लोगों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए भाई किस प्रकार से नवजागरण का विकास हुआ था, इन चीज़ों को जानने के लिए वहाँ क्या खोल दिए, बड़े बड़े पुस्तकालय खोल दिए गए। और जो पुराने जो ग्रंथ थे उनका अनुवाद कर दिया गया। किस भाषाओं में? अलग अलग भाषाओं में। अब इन ग्रंथों में प्राचीन यूनानी व रोमन ग्रंथ भी थे जिनका अरबी भाषा में अनुवाद किया गया, तथा इन पुराने हस्तलिखित ग्रंथों का परिरक्षण भी किया गया। इन ग्रंथों में प्लेटो, अरबी में अफलातून, तथा अरिस्टोटल, अरस्तु के ग्रंथ भी थे। यानी जो यूनानी और जो रोमन के जो ग्रंथ थे उनका अनुवाद करवा दिया गया, किसमें? अरबी भाषा में, ताकि अरब के जो लोग हैं वो इसको अच्छे से पढ़ सकें और यूरोप के अंदर इसका प्रचार प्रसार भी हो सके। किनका? विज्ञान और दर्शन शास्त्रों का। अब इसके बाद आता है, अरब विद्वानों का कहना था कि ज्ञान मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। जो अरब के विद्वान थे वो ये बात बोलते थे कि खिलाफत में गणित, खगोल और भूगोल जैसे विज्ञानों का विशेषकर विकास हुआ। अरबों ने बीज गणित को विकसित किया। वे भारतीय ज्ञान विज्ञान से परिचित थे। उन्होंने भारतीय अंकों 1 से लेकर 9 और 0 व दशमलव का उपयोग करना शुरू कर दिया। यानी ये जो अंक हैं, भारतीय अंक हैं, 1 से लेकर 9 और 0 और दशमलव, इनका उपयोग किन्होंने शुरू कर दिया था? अरब के लोगों ने, अरब के विद्वानों ने। अरबों ने चिकित्सा, तिब्ब या हिमकत का भी विकास किया। इब्न सीना सुप्रसिद्ध चिकित्सक था जिसे हकीमों का शाह कहा जाता है। यानी बादशाहों का बादशाह जैसे शाह उपाधि थी, और हकीमों का भी हकीम, यानी हकीमों का शाह किसे कहा गया? इब्न सीना। इन्होंने चिकित्सा जो पद्धति थी उसका भी विकास किया वहाँ पे। ठीक है, तो विज्ञान और दर्शन शास्त्र के क्षेत्रों में अरब के लोगों का भी कंट्रीब्यूशन माना जाता है, योगदान माना जाता है। अब है अरबी ज्ञान व नवजागरण, यानी अरब का जो ज्ञान है, अरब की भाषाओं का जो ज्ञान है, ठीक है, इसके साथ साथ वहाँ पे नवजागरण कैसे हुआ। इसमें क्या होता है कि अरबों के इस ज्ञान विज्ञान से नवजागरण काल में यूरोपीय विद्वानों को अनेक प्रकार से लाभ हुआ। यानी जब अरबी जो भाषाएं थी, जब इनका ज्ञान विज्ञान और जब इनका प्रचार प्रसार बढ़ा, तो उससे जो यूरोप के विद्वान थे उनको भी कई प्रकार से फ़ायदा हुआ।
पहला फायदा क्या हुआ? तो प्राचीन यूनानी व रोमन ग्रंथों का ज्ञान यूरोपीय विद्वानों को इन ग्रंथों के अरबी अनुवादों से हुआ। प्राचीन जो यूनानी पद्धतियाँ थी, ठीक है, जो रोमन ग्रंथ थे, जो उनका ज्ञान कैसे हुआ? जो अरबी के अंदर इनका जब अनुवाद कर दिया गया। दूसरा, अनेक यूरोपीय विद्वानों ने अरबी मूल की पुस्तकों का भी यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया। यानी बहुत सारे जो यूरोपीय विद्वान थे उन्होंने अरबी मूल की जो पुस्तकें थी उनका यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद कर लिया, ताकि उन्हें अरब की जो चीज़ें थी, पुरानी बातें थी, उनके बारे में इनको पता चला। ये पुस्तकें प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषध विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित थी। तीसरा क्या फ़ायदा हुआ? कई अरबी विद्वान इटली में सुविख्यात थे। इनके ज्ञान ने भी नवजागरण को प्रभावित किया। इसमें बुखारा के दार्शनिक व अरबी हकीम इब्न सीना, लैटिन के एविसेना और आयुर्विज्ञान के विश्वकोश के लेखक अल राजी रेजेस शामिल थे। स्पेन के अरबी दार्शनिक इब्न रुश्द अविरोज 1126 से 98 के दार्शनिक काल फैलसूफ से भी यूरोपीय लाभान्वित हुए। यानी जो अरबी विद्वान थे जो इटली में प्रसिद्ध थे, ठीक है, तो उनकी लिखे गए जो ग्रंथ थे, जो लिखी गई उनकी पुस्तकें थी, उनका अनुवाद करा दिया गया था। इससे वहाँ पर और ज़्यादा प्रचार प्रसार मिला। और जो चौथा जो हुआ था वो अरबों के माध्यम से यूरोप में भारतीय अंक प्रणाली पहुंची थी, जिसे यूरोप में आज भी अरबी अंक कहा जाता है। इन अंकों के चलन से यूरोप में विज्ञान का विकास हुआ। यानी जो भारतीय अंक प्रणाली थी वो अरब के माध्यम से, अरब के लोगों के माध्यम से यूरोप के अंदर पहुंची। तो यूरोप के जो लोग हैं उसको आज ये नहीं कहते हैं भाई ये भारतीय अंक प्रणाली है, उसको अरबी अंक प्रणाली ही वहाँ पे वो भी कहते हैं। उनके लिए तो भाई अरब से ही पहुंची थी, ठीक है। अरब के जो लोग थे, भारत में शासक थे, भारतीय मतलब उससे परंपराओं से वो प्रचलित थे, जानकार थे, उनको इस तरह से इन चीज़ों का पता था, भारतीय अंकों का पता था। तो जो भारतीय भाषाएं थी उनका अनुवाद उन्होंने अपनी अरबी भाषाओं में कर लिया था। और अरबी भाषा है, जब वो अरब के लोग जब यूरोप में पहुंचे थे, जब यूरोप में उसका अनुवाद हुआ, यानी यूरोपियन भाषाओं में जब इनका भारतीय अंक प्रणाली का जब अनुवाद हुआ, तो यूरोप के लोग क्या कहेंगे कि ये तो अरबी अंक हैं। आज भी वो उन अंकों क्या मानते हैं? अरबी अंक मानते हैं। इन अंकों के चलन से यूरोप में विज्ञान का विकास हुआ। इस प्रकार से यूरोप के अंदर दर्शन शास्त्र और विज्ञान के क्षेत्र में अरब के लोगों का काफ़ी योगदान माना जाता है, काफ़ी उन्होंने अपना योगदान दिया था। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कला में यथार्थवाद। यथार्थवाद नाम से स्पष्ट हो रहा है, यथार्थ का मतलब होता है भाई जो हमारे सामने है। तो अभी आज इसका मैं कुछ आपको प्रश्न दे रहा हूँ, उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में आपको करना है।